हेलो बच्चों, जैसा कि हमने सेट 4 के अभी साइंस के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। सेट 4 में 824 IM आपका कोड है। इसमें पहला पार्ट मैंने वीडियो डाल रखा है जिसका लिंक मैं कॉर्नर पे डाल दे रहा हूँ, आप उसको रेफर कर लेंगे। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट के वीडियो को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे IPSC नेम से हमारे समझ से क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट का, तो देखते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन है, कह रहा है IPSC नाम लिखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, उपभाग 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में यहाँ पे दे रखा है आपको हैलोजन ग्रुप दे रखा है। और आप जानते हो कि जब भी मैं कोई क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूँ तो नंबरिंग हम उधर से ही स्टार्ट करते हैं जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। मैं नंबरिंग किधर से करूंगा, इधर से नंबरिंग करना शुरू करूंगा। 1 2 3 कितने हैं? 3 हैं। सिंगल बॉन्ड चल रहा है सारा, मतलब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, इसको बोलूंगा 1 ब्रोमो। और कितने हैं यहाँ पे, अगर मैं बात कर लूंगा कार्बन कितने हैं? 3 है, तो हम बोलेंगे प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन, यही तो होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको यही लिखेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। इसी तरीके यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, अब देखो यहाँ COOH बॉन्ड चल रहा है, और जब COOH चलता है तो कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर मैं बात कर लूं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा चल रहा है, तो इसमें मैं ऐड क्या करता हूं? ओइक ऐड करता हूं। क्या ऐड करता हूं? ओइक एसिड। ओइक एसिड या ओइक अम्ल, ऐसा ही हम ऐड करते हैं। नंबरिंग क्रियात्मक समूह से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा? 1 2 और 3 कार्बन है, तो मैं बोल सकता हूं प्रोपेन नोइक अम्ल, ठीक है ना, या 1 प्रोपेनोइक अम्ल, तो आप ये बोल सकते हैं। तो आपका ही क्या हुआ? सही हुआ, प्रोपेनोइक अम्ल बोल दीजिए, ज्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा हमारा। आगे बात कर लेंगे अगर हम, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में बताना है। देखो, संयोजन अभिक्रियाओं का मतलब सीधी सीधी बात है कि जब किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक रसायन मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संयोजन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सोडियम का अगर मैं क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहा हूं तो ये बन क्या रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है? संयोजन अभिक्रिया में सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से हमारा ये बन रहा है। तो हम जानते हैं, ए प्रोसेस इन विच 2 और मोर केमिकल combine to create a single substance is known as combination reaction। संयोजन अभिक्रियाओं को ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफिनीशन और ये लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। संतुलित रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। देखिए, आपको यहाँ पे बोल रखा है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड में BaCl2 होता है। क्यों होता है ये समझ लीजिए। Ba पे 2+ होता है और Cl पे कितना होता है? 1-। मैंने बताया था प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है संयोजकता में। 2 इधर लिखेंगे, 1 इधर, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा? BaCl2 ही आएगा। कितना आएगा? BaCl2। इसी तरीके एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट पे आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम पे 3+ होता है, तो इसके नीचे 3 लिखेंगे। सल्फेट पे 2- होता है, ये पता होना चाहिए, तो ये कितना होगा? 2। तो Al2 हो जाएगा SO4 थ्राइज। Al2 SO4 थ्राइज। इसके पहले मैंने पिछले वाली वीडियो में सारे आयन के ये डाल रखा था, आप उसको जाकर रेफर करेंगे। वहां के क्वेश्चंस में मैंने सारा सेट एक पूरा डाल रखा है आयन का, आपको याद होना चाहिए, तब ये जाके आप बना पाओगे, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, Al2 SO4 थ्राइज। Al2 SO4 थ्राइज, इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट बन रहा है। और क्या बन रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखो, एक बात समझो, बेरियम सल्फेट बन रहा है तो बेरियम पे 2+ होता है और सल्फेट पे 2- होता है, तो 2+ 2- से मिलेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, BaSO4 बनेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड पे बात कर लेंगे तो Al पे 3+ होता है, अभी बताया, और Cl पे 1 होता है, तो ये हो जाएगा AlCl3। कितना हो जाएगा? AlCl3। इस तरीके से आप याद कर लोगे। अब देखो, यहाँ ध्यान से बैलेंस करना है आपको। बेरियम तो बैलेंस है हमारा, सल्फेट में यहाँ 3 था, यहाँ पे कितना है? 1 ही है। इट मीन सल्फेट को मुझे 3 करना पड़ेगा। जब मैं इसको 3 करूंगा तो स्वाभाविकता बातें हैं कि ये
भी हमारा कितना होगा 3 होगा। तो बेरियम हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, बेरियम 3 हो चुका है, सल्फेट 3 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम कितना है 2 है, और ये कितना है, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो ये 6 है। मैं यहाँ पे अगर 2 लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिक Cl कितना हो जाएगा 6 और ये 2 हो जाएगा। अब ये बैलेंस रिएक्शन है, आप किसी भी तरीके देख लीजिए। तो हमारा बना वही रहा है, आपको इसी तरीके क्या करना है, बैलेंस करना है। चलते हैं आगे। यहां पर कह रहा है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या, आप जानते हो KLMN में आपको लिखना होता है। किसमें लिखना होता है, KLMN में। सोडियम के लिए मैं जानता हूं परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैक्सिमम 2, 8 और 1 जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपको लिखना है। इसी तरीके क्लोरीन की बात कर रहा है, 17 होता है, हम जानते हैं 2, 8 और 7 ये होगा हमारा। तो हम जानते हैं, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये 1 है लास्ट में, तो क्या करेगा Na+ बनाएगा। बस यही काम करना था। और Cl है लास्ट में 7 है, तो 1 लेगा तब तो ऑक्टेट हमारा कंप्लीट करेगा। अष्टक पूरा करना होता है। आप जानते हो कि जब भी किसी भी एलिमेंट के लास्ट में, के एलिमेंट में 1, 2, 3 आता है तो ये दाता की तरह बिहेव करता है। दाता का मतलब क्या, डोनर की तरह। मतलब ये क्या करेगा, हमेशा देगा और +1 +2 +3 बन जाएगा। ठीक इसी तरीके अगर हम बात कर लें 5, 6, 7 होता है तो क्या करता है, वो लेता है और वो काम करता है ग्राही का। किसका काम करता है, ग्राही का। मतलब कितना लेगा, 5 वाला 1 लेगा, 5 वाला 3 लेगा तब जाकर होगा, 6 वाला 2 लेगा तब होगा, और 7 वाला 1 लेगा तब होगा। 8 पूरा करना होता है। 5 वाले को कितना पूरा करेंगे, 3 लेगा तभी तो 8 होगा, 6 वाला 2 लेगा, 7 वाला 1 लेगा। खैर ये सब बेसिक बात है, ये सब नहीं लिखना है आपको। आपको बस इतना ही करना था, यहाँ पे संयोजकता लिखनी थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस लिख लेना है, बस यही हमारा हो गया। चलते हैं आगे। 2 नंबर का क्वेश्चन था, हो जाएगा आपका। आगे कह रहा है हमें यहाँ पे क्या करना है, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। Fe है, H2O है, Fe3O4 है। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से करते हैं इसको। तो हम देख पा रहे हैं Fe3 है यहाँ पे, और यहाँ Fe कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। मतलब 3 इधर मुझे क्या है, चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ कितना है, 4 है। तो अब एक बात समझो कि अगर Fe3 है तो यहाँ 3 Fe कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ 3 Fe तो बैलेंस हो गया। अब हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। 4 यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ 4 कर दिया। तो जब 4 कर दिया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। और यहाँ कितना है, 2। तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब हमारा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। आप देखिए हर तरीके से फेरस भी हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही हमारे क्या है, बैलेंस है। इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे इस रिएक्शन में, मैं इसको थोड़ा सा साफ से यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, C6H12O6 ऐसा है हमारा, प्लस यहाँ पे बात कर लेंगे O2 है, ये बना रहा है CO2, और क्या बना रहा है, H2O। ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कार्बन हमारा कितना है, 6, और यहाँ कार्बन कितना है, 1। तो सीधी सी बात, मुझे कार्बन 6 करनी पड़ेगी। तो जब मैंने 6 कर दिया तो यहाँ कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया, 13। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑक्सीजन कितना है, 6, और ये कितना है, 2, मतलब 8 है। कितना है, 8 है। हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखो 12 है यहाँ पे, ये कितना हो गया, ये भी हमारा हो गया 6 दूना 12। तो हाइड्रोजन हमारा 6H2O हो गया, और ये हो गया। अब देखो ध्यान से अगर आप, तो 6 ये है और 2 ये है, 8। तो यहाँ कितना हो गया, 6 दूना 12, 6 कितना हो गया, 18। तो आप ऐसा काम कर लो, यहाँ पे 6 का गुणा कर दो। देखो 6 दूना 12, 6 18, 6 दूना 12 और 6 18। मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान देखिए। 6 ये, 6 दूना 12 ये, 6 दूना 12, 6 कितना हो गया, 18। यहाँ पे करेंगे तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और 6 कितना, 18। दोनों तरफ हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और यही काम हमें क्या करना था, करना था। ठीक है, इतनी बातें हमारे समझ में आ रही होंगी। तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। और आप जानते हो कि ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ऑक्सीजन का फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पे आपसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अम्लीय वर्षा के बारे में हमें टिप्पणी लिखनी है। देखिए अम्लीय वर्षा आप जानते हो कि हमारे प्राकृतिक ईंधनों के जलने से जो भी होता है, अनेक तरह के हमारे ऑक्साइड, जिसमें हम बात कर लेंगे गंधक, नाइट्रोजन के जलवाष्प के साथ मिलकर अम्ल बना लेते हैं। जनरली मैं जानता हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड में हमारा कन्वर्ट होता है, और वाटर के साथ मिलकर के कैसा बना लेता है, H2SO4। इसी तरीके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, HNO3। तो
ये सल्फ्यूरिक एसिड या मैं बात कर लूं HNO3, यही हमारे क्या है एसिड का काम करते हैं। जब ये एसिड का काम करते हैं बारिश की बूंदों के साथ ही हमारे मिल जाते हैं गैसेस, और धीरे धीरे हमारे क्या कर देती हैं, सारी वर्षा जो होती है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय। तो जब ये अम्ल अधिक आर्द्रता में जल के साथ हमारी मिलती हैं तो अम्लीय वर्षा हम क्या कर लेती हैं, बना लेती हैं, या उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या हानियां होती हैं आप जानते हो, जल तथा मृदा की अम्लीयता बढ़ती है तो मृदा की उर्वरता, हमारी उर्वरता का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन की बात करें या फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं कि फर्टिलिटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पेड़ पौधों की पत्तियों को क्या होती है, हानि पहुंचती है। प्रकाश संश्लेषण हमारा मंद गति से होने लगता है। अम्लीय वर्षा हमारी क्या कर देती है, पूरी की पूरी संपत्ति को हमारी एक तरीके से पूरी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात कर लूं इमारतों, रेल पटरियों, स्मारकों, ऐतिहासिक इमारतों, ये बने हुई मूर्तियां, विभिन्न पदार्थों से बनी हुई मूर्तियों को ये हमारी क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। आपने एक एग्जांपल देखा होगा ताजमहल का, ताजमहल में भी यही काम होता है। मतलब ताजमहल में अगर मैं बात कर लूं कि एसिड वर्षा की वजह से उसका कलर भी हल्का सा क्या हो रहा है, डल हो रहा है। रीजन क्या है, यही है H2SO4 और HNO3। बनता कैसे है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड, और ये पानी के साथ मिलता है तो H2SO4। इसी तरीके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ये हमारे वाटर के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड, जिसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे नाइट्रिक HNO3। ठीक है ना, चलते हैं आगे। एसिड इतना 2 नंबर के लिए पर्याप्त है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको उतना ही लिखना है। आगे अगर हम बात कर लें, ये इंग्लिश में है। हम जानते हैं कि बर्निंग जब होता है तो नेचुरल फ्यूल्स हमारे क्या होते हैं, उनके ऑक्साइड्स हमारे बनते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, और यहाँ पे हमारे क्या होता है प्रोसेस, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस की हमारे क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। ट्रीज और प्लांट हमारे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। रेलवे बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल बिल्डिंग से सारी हमारी क्या हो जाती हैं, इनके कलर्स हमारे डल पड़ने लगते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, इससे नुकसान पहुंचता है। आगे अगर हम बात कर ले, मेनली जो है हमारा यहाँ पे बात कर रहा है तन्यता और आघातवर्धनीयता। आप जानते हो तन्यता को बोलते हैं, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, और आघातवर्धनीयता का मतलब यहाँ पे मैलिएबिलिटी की बात हो रही है। यहाँ पे मैलिएबिलिटी या इसको बोलते हैं इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, मेनली हम मैलिएबिलिटी ही बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, तन्यता की जब हम बात करते हैं, दोनों ही भौतिक गुण है। जब किसी धातु को तार के रूप में बहुत लंबा खींचकर जब बनाते हैं तो हमारी क्या होती है, वो होती है तन्यता। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब गुण जो होते हैं इनके हम वायर बना सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं तन्यता। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं आघातवर्धनीयता का, जब मैं किसी को हथौड़े से पीटता हूं वो पतली चादर में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो बिना टूटे, यहां पे ध्यान रखना कि बिना टूटे ये बात होती है, बिना भंगुरता की, या मैं बोलूं भंगुर प्रॉपर्टी नहीं होती है और चादर में हमारी बदल जाती है, तो इसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता, या हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी बोलते हैं। सोना और चांदी जैसी धातुओं में यह गुण होता है। हम जानते हैं पतले से पतला हम सोना बना सकते हैं, पतले से पतला हम क्या बना सकते हैं, चांदी। इवन आपको यहाँ पे बता रखा है, इनको पीट कर कागज से भी पतले हमारे क्या किए जा सकते हैं, काम किए जा सकते हैं। सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय है, इसे 0.0025 mm मोटाई तक पीटा जा सकता है। 0.0025 मतलब समझ पा रहे, बहुत 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 क्या छोटा। 1 mm तो आप जान रहे हो, 1 mm से भी छोटा हम बात करें 1000 गुना हमारा क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है 10,000 गुना। तो आपको बेसिक बातें क्या हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। यही चीज आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखी है। जिन बच्चों का इंग्लिश है वो क्या कर लेंगे, यहाँ से रेफर कर लेंगे। आप मेनली चीजें नोट कर लिया करिए, कुछ कुछ वर्ड में पढ़ाते समय बोलता रहता हूं, आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो ये इंग्लिश का है कंटेंट, आप इसको देख लीजिए। चलते हैं आगे। यहाँ इसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो आपसे बोल रहा है मिसल के बारे में। देखो मिसल के बारे में तो पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया था, साबुन से रिलेटेड आपसे बात कर रहा था। तो आपको पता है कि मिसल जो होता है हमारा एक ऐसा अणु होता है जिसके दोनों सिरे में विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय सिरा हमारा कहलाता है जलरागी, और हाइड्रोकार्बन में विलय जो होता है उसको बोलते हैं जल विरागी। जब साबुन की जल सतह पर हमारा होता है तो इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि आयनिक सिरा जल के अंदर होता है और हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला सिरा कहाँ होता है, जल के बाहर। तो जल के अंदर इन अणुओं का एक विशेष हमारा क्या होता है, व्यवस्था होती है, और अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण इनमें जल विरागी पूंछ हमारे क्या कर लेते हैं, गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है, और आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। कुल मिलाकर ये कुछ ऐसे हमारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कई सारे स्ट्रक्चर जो बनाते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, मिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसल बोल रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, दो तरह के होते हैं। आयनिक में एक तरफ हमारा होता है पॉजिटिव और एक तरफ हमारा क्या होता है, निगेटिव। ये हमारे हम बात कर रहे हैं
कि साबुन में जो हमारे स्टीयरेट होते हैं उनकी मेनली बात कर रहे हैं। तो मिसल के रूप में साबुन को स्वच्छ करने में हमारे क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इस संरचना को हम बोलते हैं मिसल। ये जो बना रहा है संरचना ना, ये हमारा ऐसे कर्व टाइप का जो चारों तरफ से गुच्छा बना ले रहा है, इसी को बोल रहे हैं मिसल। अब मिसल विलयन में हमारा क्या होता है, कोलाइड रूप में बने रहते हैं। आयन आयन के विकर्षण के कारण वे क्या होते हैं, अवक्षेपित नहीं होते हैं। और इस प्रकार मिसल में तैरते मैल आसानी से क्या किए जा सकते हैं, पानी के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। उसको साफ करते हैं, गुच्छे के रूप में हमारा इकट्ठा हो जाता है, पानी डालते हैं, वहां से हमारा क्या हो जाता है, धूल गंदगियां सब मिसल के साथ क्या हो जाती है, बाहर आ जाती हैं। मैल का कण यहाँ पे आपको बता रहा है साबुन के अणुओं से बना होता है। जनरली हम बात करें मैल का कण दो ही चीजें होती हैं, इन्हीं में हमारा फंस जाता है, मिसल में फंस जाता है धूल के कण, और आसानी से हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे साबुन के बारे में थोड़ा सा बता दिया, जलरागी, जलविरागी और जलविरागी, और हम बात कर लेंगे जलरागी, इनके बारे में बात कर लिया है, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हम बोलते हैं, और हम बात कर लेंगे क्या, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वन सॉल्युबल जो होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो हमारा हाइड्रोकार्बन में सॉल्युबल होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो दोनों अगर मैं बात कर लूँ, सरफेस ऑफ वाटर पे हमारे मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन का टेल वाला सिरा हमारा बाहर की तरफ होता है और आयनिक सिरा हमारा कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। तो स्पेशल तरह का अरेंजमेंट बना देता है, लार्ज क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल बना लेगा। इसी के स्ट्रक्चर्स को ही हम बोलते हैं क्या, मिसल बोलते हैं। और ये मिसल हमारा क्या करता है, डस्ट और अदर अनवांटेड पार्टिकल के साथ मिलकर उनकी गंदगियों को क्या कर लेता है, बाहर कर लेता है पानी के द्वारा। ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देख लीजिए, इंग्लिश में भी वही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। मिसल पे टिप्पणी हो गई। अब आपसे बोल रहा है अथवा करके क्वेश्चन था, या तो आप उसको करिए या तो इसको करिए। तो मैं इसको भी बता दे रहा हूं। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, आप जानते हो संक्षारण का मतलब क्या। हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वायुमंडलीय अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी धातु की सतह पर अन्य यौगिकों का बनना और उसे धीरे धीरे नष्ट करने की प्रक्रिया ही हम क्या कहलाते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं। जनरली ये किसके द्वारा होता है, वायु में जो नमी होती है उसके द्वारा होता है, या मैं बोल दूं कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण ये हमारा क्या होता है। लोहे में हमारा अगर हम बात कर लें, लोहे में जंग लग रहा है तो धातु का संक्षारण इसका एक उदाहरण है। अगर हम बात कर लें, इसको बचाते हैं पेंट और वार्निश करके, तेल या ग्रीस लगाकर हम करते हैं। इसी तरीके हम बात कर लें गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण में अगर हम बात कर लें तो इसमें हम क्या करते हैं, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, यही हमारा कहलाता है गैल्वेनीकरण। निरंतर वायुमंडल से क्रिया करता है और लोहा हमारा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक इसी तरीके पेंट करने से आप देखते हो घरों में अगर लोहे का दरवाजा है या खिड़की है तो हम क्या कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। पेंट करने से लोहे पे हमारा जंग कम लगता है, खराब होने की चांसेस कम हो जाते हैं। यही हमारा मेन कारण है और यही संक्षारण की बात है। और इसमें करा दो उपाय बताइए, मैंने 3 उपाय यहाँ पे बता दिए हैं, तो आप 2 ही लिखिएगा। चलते हैं आगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, देखो ज्यादा माथापच्ची न करिए करो, जितना पूछ रहा है उतना ही लिखा करो। 2 बोला है 2 ही लिखेंगे। ठीक है ना। इस पर नंबर 2 नंबर का तुमको 4 नंबर तो देगा नहीं, देगा तो 2 ही नंबर, तो आप उतना ही ध्यान रखा करो। यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है कोरोजन हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन और एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो या एटमॉस्फेरिक रिएक्शन हो, दोनों से ही हमारा क्या होता है, कोरोजन होता है। यहाँ पे सीधे 3 वेज आपको बता रहे हैं, पेंटिंग और वार्निश की बता रखा है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें पेंटिंग वार्निश के बाद ग्रीस ऑयल की बात कर लें, या हम बात कर लें अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, और तीसरा होता है गैल्वेनाइजेशन, जो कि आपको बताया जिंक पे हम लेयर लगाते हैं, किसके, आयरन पे हम जिंक की लेयर लगाते हैं, तो इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जनरली हम प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं आयरन को। ठीक है ना। तो आगे बात कर लेते हैं। आगे आपसे कह रहा है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी क्या होता है। देखो एक बात समझो, उष्माक्षेपी का मतलब बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि अभिक्रिया में उत्पाद में हमारा क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा हमें मिलेगी। जैसे प्राकृतिक गैसों का जब हम दहन करते हैं, जब इसको बर्न करते हैं, तो हम बात करते हैं CH4 मीथेन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और 2H2O बन रहा है, और साथ साथ हमारी क्या निकल रही है, यहाँ पे उष्मा निकल रही है। तो ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसको बोल रहे हैं उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उष्मा अलग से में क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक इसी तरीके कोक का बर्निंग ऑफ कोक की हम बात करें, कोक का दहन की बात कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो बना और साथ साथ उष्मा के रूप में हमें कोक भी मिला, मतलब वहां पे भी हमें क्या हो रहा है, उष्मा अलग से क्या हो रही है, मिल रही है। इट मींस क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना। उष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब क्या, शोषी से नाम से ही क्लियर है, उष्मा को अवशोषित करेगा, उष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, मतलब एंडोथर्मिक इसको बोलते हैं। एंडो का मतलब इनसाइड पे हम बात करें, जैसे आपने एंडोक्राइन
ग्लैंड पड़ा था, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारा क्या हो रहा था, सेक्रेट हो रहा था, हार्मोन सेक्रेट हो रहे थे। ठीक इसी तरीके एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक जहां पे भी आ जाएगा आप समझ जाना, हीट से रिलेटेड बातें होती हैं। थर्मिक वर्ड ही या थर्मल वर्ड ही हमें क्या एक्सप्लेन करता है, हीट के बारे में, उष्मा के बारे में बताता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हीट एब्जॉर्ब होता है, एंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे कोक की भाप के साथ जब हम क्रिया कराते हैं, कार्बन की हम यहाँ पे भाप जिसको H2O गैस के रूप में होता है, तो वहां पे अगर हीट अलग से लेता है तो ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, हीट ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। इसी तरीके अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें अलग से हमें देनी पड़ती है, तो ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, यही चीज आपको बताई जा रही है। तो उष्मा लेने की प्रक्रिया, अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या होगी, उष्मा शोषी होगी, जिसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। उष्मा निकालने को हम बोलेंगे क्या, उष्मा क्षेपी बोलेंगे या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये बातें आपको क्लियर होंगी। आगे हम बात कर लेते हैं, आपसे बोल रहा है यहाँ पे तंत्रिका तंत्र या कोशिका की संरचना बनाइए, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। आप एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा कि किसी भी तंत्रिका में हम बात कर लें, इसको बोलते हैं द्रुमिका या इसको बोलते हैं डेंड्राइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे तंत्रिका का अंतिम सिरा, एंड पॉइंट होता है हमारा, ये हमारा। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे ये क्या होता है, कोशिकाएं होता है। तो यहाँ पे आपसे इसी सारी चीजों की बात करा है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। करता क्या है, तुम जानते हो, तुम अगर पेन चुभोगे अगर थोड़ा सा, तुम तुरंत हाथ हटा लेते हो। अब ये हटाने पे होता क्या है, जब तुमने चुभोया इसको, तो क्या हुआ, यहां से सिग्नल गया दिमाग पे, और ये गया किसके माध्यम से, न्यूरॉन्स के माध्यम से, जिसको बोल रहे हैं तंत्रिका कोशिका हम कह रहे हैं, ठीक है ना। इसी के माध्यम से गया और ये सिग्नल तुरंत ही यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट किया, और तुमने क्या कर लिया, अपने हाथ को हटा लिया। तो ये सारे काम हमारे कैसे हो रहे हैं, इसी से हो रहे हैं। तो सूचनाओं या उद्दीपन की बात कर लें, तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के सिरे द्वारा हमारा प्राप्त की जा रही है, जिसको बोल रहे हैं क्या, डेंड्राइट से हम बोल रहे हैं। ये क्या करते हैं, विद्युत आवेग पैदा होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट हमारी क्या होती है, टाइप की फ्लो होती है, तो कोशिका तक जाता है। कोशिकाएं के बाद ये क्या होता है, तंत्रिकाक्ष जिसको बोलते हैं क्या, एक्सॉन से होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है। और ऐसे कई सारे हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है ना। तो एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। विद्युत आवेगों का विमोचन करने का मतलब क्या, देखो रिक्त स्थान इसके होते हैं ना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। ये जो एंड वाला सिरा है और ये जो हमारा डेंड्राइट वाला सिरा है, अगले से जो जुड़ता है उसके बीच में गैप होता है, उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ये रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका से होते हुए विद्युत आवेग आरंभ करते हैं। इस तरीके से एक सिनेप्स अंततः हमारा क्या रहता है, आवेगों की तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं और वहां से पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। एक बात समझो, मैंने क्या बोला कि ये जो होता है एक्सॉन, इसका एंड वाला सिरा अगले डेंड्राइट से हमारा कनेक्टेड तो होता है, बीच में गैप होता है, जिसको बोलते हैं सिनेप्स। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता क्या होता है, अगर मैं बोलूं, ये हम यहां की बात करें, हाथ में हमारा चुभोया गया पिन, तो ये क्या है, यहां से पेशी कोशिका तक हमारा क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। लेकिन यहां से जो भेजेगा, न्यूरॉन से तो भेजा, कई सारे न्यूरॉन्स हमारे कनेक्टेड तो हुए, साथ ही साथ हमारा क्या हुआ, ये पेशी कोशिका या ग्रंथि तक जाते हैं जहां पे हमें इंजर्ड हुआ है या जहां पे प्रॉब्लम हुई है। तो उसी की बात कर रहा है। न्यूरॉन की एक संगठित जाल बना होता है जो कि सूचनाओं और विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। इस संवहन करने का मतलब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लें, ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिका सूचना ग्रहण करके क्या करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है तथा आवेग को वापस प्रेरक तंत्रिका तंत्र द्वारा कोशिका पर पेशी कोशिकाओं से हमारे क्या करती है, कार्य तक पहुंचती है। मतलब मेन काम वही है जो आपको समझाया जा रहा है। इसको अपने वर्ड में भी कर सकते हो, फिगर याद होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि तंत्रिका कोशिका में तंत्रिकाक्ष एक्सॉन हमारा बस लिंकेज का काम करता है, लास्ट सिरे तक पहुंचाता है, डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है, कोशिका हमारा मेन पार्ट होता है जहां से हमें पहली बार सिग्नल हमें क्या होता है, यहाँ पे संकेत जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं। ये चीजें देखिए हिंदी में थी, अब हम बात कर लेंगे, यही चीज इंग्लिश में हमें दे रखी है जो आपको बताया गया है यहाँ पे। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, और यहाँ पे बात कर लेंगे लास्ट में आप माइलिन शीथ। देखो माइलिन शीथ क्या होता है, इस पर डबल लेयर का हमारा क्या होता है, कवर होता है एक्सॉन पे, तो हम उसको बोल रहे हैं माइलिन शीथ बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो नोड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर बोलते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे जब लास्ट वाला होता है एक्सॉन का लास्ट वाला से हमारा होता है, अगले हमारे डेंड्राइट से जो कनेक्टेड होगा, बीच में जो गैप होगा उसे बोलेंगे क्या, सिनेप्स बोलेंगे। इसी से होकर हमारा क्या होता है, इंपल्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, आप ये बात समझिएगा, आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा कि न्यूरॉन, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यूरॉन की ही बात कर रहा हूँ, मेनली हिंदी में तो इंग्लिश में तो न्यूरॉन ही बोलेंगे, उसमें हम बोलते हैं तंत्रिका, कोशिका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बातें वही की गई हैं कि इंफॉर्मेशन को स्टिमुलस से रिसीव करता है और एंड ऑफ डेंड्राइट तक हमारा भेजता है, केमिकल एक्शन जो भी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है और उसी के माध्यम से हमारा ट्रेवल करता है। यहाँ पे जो बीच में गैप्स होते हैं उनको बोलते हैं सिनेप्स, जो अभी बताया आपको, ये सारी बातें वही हैं, इंपल्स जनरेट होगा, कनेक्टेड होगा। एग्जाम्पल्स के लिए आपको यही बता रहा है, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहा है कि रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, सारी बातें वही हैं। चलते हैं आगे। आगे अगर हमारा कह रहा है, आपसे बोल रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर रहा है। देखिए हार्मोन ही होता है, ये मेनली काम क्या करता है, शरीर में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का मतलब क्या, जो हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड है, उपापचय की क्रियाएं, उनको हमारा क्या करता है, बढ़ाता है। शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, अहम फास्फोलिपिड्स की बात करते हैं, उसकी मात्रा को रक्त में क्या करता है, कम करता है, मतलब मेंटेन करने का काम करता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में रक्त अल्पता को क्या करता है, रोकता है, कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं अगर वो कम बन रही हैं तो इसमें थायरॉक्सिन में क्या करता है, बढ़ाकर उसकी अल्पता को क्या करता है, कम करता है, ठीक है ना। हड्डियों, पेशियों और लैंगिक मानसिक विकास को भी नियंत्रित करता है, दूध का स्राव को भी करता है और हृदय गति और रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। शरीर के विकास के लिए जरूरी होता है, मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है, ऊतकों में विभिन्न मदद करता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, T4 नाम से भी जाना जाता है। अभी थायरॉक्सिन इसी को बोलते हैं, T4 को ही। और यहाँ पे वही चीज बता रखा है कि हमारे कई सारे काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करता है, अमाउंट ऑफ शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हम बात करें फास्फोलिपिड्स को प्रिवेंट करता है एनीमिया से। एनीमिया का मतलब क्या, वो जो हमारे ब्लड कम पड़ जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या, एनीमिया से। इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल को, कंट्रोल करता है बोन, मसल, सेक्सुअल और हम बात करें मेंटल डेवलपमेंट को। ये सारी चीजें हमारी किसकी हैं, थायरॉक्सिन की हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा था 2 से 3 नंबर का, उसी में आपको क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा हमारे समझ से, ठीक है ना। चलते हैं आगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है मुकुलन। देखिए इसमें 4 प्रोसेस तो आपसे कई बार मैं बता रहा हूं, सेट फर्स्ट से ही मैं चिल्ला रहा हूं बच्चे, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से पूछ लिया, बडिंग के बारे में पूछ लिया। बडिंग के बारे में पूछ रहा है, बडिंग है क्या हमारा, हम जानते हैं कि हमारा क्या एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, जिसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। एक नया जिसमें एक नया जीव माता पिता के शरीर से कली के रूप में विकसित होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और अंततः माता पिता के शरीर से अलग होकर एक नया स्वतंत्र जीव बना लेता है। जैसे अगर हम बात कर लें ईस्ट की बात कर लें, हाइड्रा की बात कर लें, तो आप करना क्या, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये लिखना और एक फिगर थोड़ा सा बना देना जो पिछले वाले सेट में डाल रखा था, तो उससे आपका काम हो जाएगा और आपको नंबर भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एसेक्सुअल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, पहले भी बात कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे आगे चलता हूं। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। आप देखो एक बात समझो आप, कि जब भी पुष्प पौधों में जनन की बात कर रहे हैं, पुष्पों में जनन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नर जनन अंग को हम बोलते हैं पुंकेसर और इसको बोलते हैं स्त्री केसर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे स्टेमिन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं पिस्टल। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, व्हेन हम बात कर लें पोलन ग्रेन डेवलप होता है। पोलन ग्रेन डेवलप होने का मतलब परागकण जब विकसित होते हैं तो पराग कोष में फटने से क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, हवा, जल और कीट के माध्यम से जायंग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागकण की प्रक्रिया पूरी होने पर हमारा क्या कर लेता है, वर्तिकाग्र के लसदार पदार्थ को हमारा सोखकर अंकुरित होने लगते हैं। इससे हमारा पराग नली बनती है और वर्तिकाग्र तक घुसी हुई अंडाशय तक हमारी क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। अंडाशय से ये नर युग्मक मादा युग्मक से संयुक्त हो जाता है और इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। निषेचन के फलस्वरूप हमारा युग्मनज बनता है। इस प्रकार पौधों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। आप फिगर देख लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब हमारा मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट से हमारा क्या होगा, मिलेगा। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट से कब मिलता है हमारा, जब हमारा क्या होता है, परागकण जिसको हम बोलते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स हमारा डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, यही बात आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से है। आप ध्यान देंगे कि पोलन ग्रेन डेवलप हुआ और ये हमारा क्या होगा, मेल
गैमेट से होते हुए ये फीमेल गैमेट्स तक अगर हमारा आता है तो इन दोनों पार्ट्स का जैसे ही जहां पे डिफ्यूज होंगे इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, निषेचन की प्रक्रिया हम बोलेंगे। तो यहाँ हिंदी में भी बता रखा है कि पराग कण हमारे बनते हैं वर्तिका से होते हुए हमारे पराग नली से ये अंडाशय तक पहुंचते हैं और अंडाशय से अंड कोशिका तक, और वहां हमारे क्या कर लेते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है और नया जीव हमारा बनना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको यही बताया जा रहा है। आगे चलते हैं आपसे, ठीक है ना। तो मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे होती है। देखिए एक बात समझिए आप, जो ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बार बार निकालते हैं और ऑक्सीजन हम क्या करते हैं लेते हैं, तो ये सारा काम किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। हम जानते हैं ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन के साथ हमारे होता है, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में हमारी क्या होती हैं, पाई जाती हैं, और ये हमारा पाया जाने वाला एक क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन से ही बना होता है हमारा जनरली। ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है, और ये ऑक्सीजन से मिश्रित रक्त हमारा क्या होता है, अलग अलग कोशिकाओं तक हमारा पहुंच जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के प्लाज्मा में घुली होती है, घुली हुई अवस्था में ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचता है, मतलब अलग अलग टिश्यूज से हमारा कहां पहुंचता है, लंग्स तक हमारा पहुंचता है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण में रक्त में हमारे रक्त से क्या होता है, वायु में आता है, और वह मतलब नासिका के द्वारा, नेस्ट्रल बोलते हैं, नासा द्वारा ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान फेफड़ों के वायु कोश और रक्त कोशिकाओं के जरिए होता है। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे विनिमय के लिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल होता है जनरली फेफड़ों में, गैसों के विनिमय के लिए मतलब आदान प्रदान के लिए हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पे बात कर लेंगे एल्वियोली। देखो एल्वियोली होता क्या है, एल्वियोली होता है अंगूर के गुच्छे के समान होता है, ये लास्ट में हमारा कनेक्टेड होता है और वहीं से ब्लड के थ्रू हमारा क्या होता है, जाता है। जनरली हम जानते हैं नसल पैसेज से नॉस्ट्रल से होते हुए, लैरिंग से होते हुए ये हमारा क्या होता है, ट्रैकिया जाता है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, फिर उसके बाद क्या एल्वियोली, ये हमारा होता है। इंग्लिश में हम बता रहे हैं, हमें इंग्लिश नाम ही खैर इसमें याद है, तो आप उसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे, और उसी से हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपको वही बता रखा है, ध्यान दीजिए कि श्वसन के द्वारा हम जानते हैं ऑक्सीजन तो हमारा जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर लेता है, हमारा फेफड़ा ले लेता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। फिर से यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि ये ट्रांसफर होने के बाद बीच में हमारा पूरे बॉडी तक पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद हम बात कर लेंगे फिर से CO2 रक्त द्वारा हमारा क्या हो जाता है, फेफड़ों में जाता है, फिर से फेफड़े में जाता है, फिर ये श्वसन की क्रिया में बाहर निकल जाता है। फिगर आप जरूर बनाएंगे इसमें। इस क्वेश्चन के बाद अगर हम बात कर लेंगे, आपसे बोल रहा है यहाँ पे मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र सहायता से आप वर्णन करिए। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे लेफ्ट हम बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी को बोलते हैं क्या, बाया निलय, और बाया निलय हमारा होता है बाया अलिंद से बाया निलय तक हमारा जाता है, बीच में हमारा एक वाल्व होता है, और यहाँ दाया अलिंद से दाया निलय तक हमारा, यहाँ पे देखिए ब्लड जब पूरा फिल हो जाता है तो ये हमारा यहाँ पे दाया अलिंद से दाया निलय जाता है। एक हमारा वेना कावा होता है, उससे होते हुए हमारा क्या हो जाता है, देखिए वेना कावा होता है, वेना कावा से होते हुए हमारा बाहर निकल जाता है। मेनली अगर हम बात कर लें कुछ वर्डिंग की यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से हमारा हम जानते हैं, इसका मैंने सेट फर्स्ट में एक वीडियो भी दिखाया था, वो 5-10 सेकंड या 20 सेकंड का वीडियो था, आप उसको भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। हृदय का कार्य हमारा पेशी युक्त भित्तियों पर संकुचन पर निर्भर करता है, जिसको ऐसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिरा आलिंदी हम बोलते हैं। ये नोड हमारा नियंत्रित करता है। आलिंद और निलय एकांतरित रूप से संकुचन और शिथिलन दोनों का हमारा क्या होता है, निरंतर होता रहता है, ठीक है ना। संकुचन और शिथिलन का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है और एक्सपेंड होता रहता है, ठीक है ना। तो दाएं अलिंद की आंतरिक भित्ति में हमारा सिरा अलिंदीय नोड द्वारा हमारा क्या होता है, प्रारंभ होता है। हृदय में संकुचन की क्रिया हमारा सर्वप्रथम अलिंद से प्रारंभ होती है और दोनों अलिंदों में संकुचन होता है। उनका रक्त हमारा अपने अपने दिशा में निलय में जाते हैं और अलिंद संकुचन समाप्त होने पर अलिंद अपनी पूर्व स्थिति में आना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे संकुचन अधिक होता है वैसे वैसे शरीर से हमारी क्या होती है, रक्त इसमें आ जाता है। निलय में रक्त भर जाने पर निलय अलिंद की अपेक्षा अधिक तीव्रता से हमारा क्या होता है, संकुचन होने लगता है। इस संकुचन के कारण रक्त पर दबाव पड़ता है। निलय का संकुचन और इसके संकुचन केंद्र अलिंदीय निलयी
नोड से प्रारंभ होकर संकुचन तरंगों द्वारा नीलयों में फैलकर दोनों नीलयों के में एक साथ संकुचन होता है। दाएं नीलय से अशुद्ध रक्त और पल्मोनरी धमनी से होकर ये हमारे क्या होते हैं, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए पहुंचता है, और बाएं नीलय से शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में हमारा क्या होता है, पहुंचता है। शिराओं द्वारा रक्त दोनों अलिंदों में हमारा क्या होता है, फेफड़ों पर वापस आ जाता है, और इस चक्र में हम बात कर लेंगे, चलता रहता है, दोहरा परिसंकरण चक्र इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं कि मैं क्या बता रहा हूं। आप एक बात समझिए कि मैं इन सारे प्रोसेस को समराइज अगर मैं करूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे मेनली हमारा क्या होता है, बाएं अलिंद से बाएं नीलय तक हमारा जाता है, और एक वाल्व के होकर हमारा क्या हो जाता है, दाएं अलिंद से दाएं नीलय में। ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, हम पूरी बातें करेंगे, और ये क्रिया हमारी क्या होती रहती है, ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बार बार होता रहता है। ठीक है ना। इसका एक वीडियो सेट फर्स्ट की वीडियो में मैंने डाल रखा है, जिसको आप थोड़ा सा देखेंगे, 10-15 सेकंड का है, जहां पे ब्लड के सर्कुलेशन को स्पेशली बता रखा है कि यहाँ से आता है वाल्व से होते हुए, ये दूसरे वाले हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के तक जाता है, वेना कावा से होकर हमारा पूरी बॉडी तक हमारा क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। और ये बातें सारी हमारी किस में है, इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बच्चे क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से आपका सेट 4 का क्वेश्चन अभी क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। देखिए सेट 4 में लास्ट में ये जो हार्ट वाला क्वेश्चन था, आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको सही तरीके से पढ़ लेना है। सेट फर्स्ट में मैंने वीडियो भी डाल रखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको देखोगे, एक्सप्लेनेशन देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको फिगर थोड़ा सा याद होना चाहिए, प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, आपको नंबर्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। सेट 4 आज आपका लीड हो रहा है। मैं सेट 5 के भी सारे सेट्स आपको जल्दी ही प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। 20 से 25 दिसंबर के बीच 2023 तक के सारे पेपर साइंस और मैथ के मैं क्या कर दूंगा, आपके करवा दूंगा। मैं पहले से ही बोल रहा हूं, तो आपका हो जाएगा। आप उसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, साइंस का खास तौर से, मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिएगा, और इसका लास्ट टाइम में नोट्स आपको बहुत मदद करेगा। आप ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, एक साल के बाद दूसरे साल में रिपीटेड कई बार हमसे क्या कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन इधर उधर हैं, तो मैं करवा ही दे रहा हूं पूरा, तो आपका हो जाएगा उतना। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।